गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और उसकी जो नाक है वो एकाएक गायब हो जाती है। उस मूर्ति की पहरेदारी के लिए कई हथियारबंद पहरेदार लगे हुए थे, मतलब तैनात रहे। गश्त भी, यानी उसकी देखभाल के लिए, उसकी पहरेदारी के लिए गश्त भी लगाते रहे। फिर भी उस लाट की, यानी उस मूर्ति की नाक गायब हो जाती है। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब रानी का आगमन हो रहा था हमारे देश में। रानी कौन थी? एलिजाबेथ। रानी आए और नाक ना हो मूर्ति की, सभी शासकीय अधिकारियों की परेशानी बढ़ जाती है। बड़ा सोच विचार हुआ। देश के जितने भी खैर ख्वाह हो, यानी भला, देश की भलाई चाहने वाले जितने लोग थे, उन सब की एक मीटिंग बुलाई गई और ये मसला जो है सबके सामने प्रस्तुत किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है, अगर मूर्ति की नाक नहीं होगी तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यहाँ गुलामी की मानसिकता हमें दिखाई दे रही है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब बहुत ऊंचे स्तर पर जो है कई सोच विचार किए गए और आखिर सभी ने यह तय किया कि इस मूर्ति की नाक जो है अवश्य होना चाहिए। और यह तय किया गया कि इस मूर्ति की नाक को बनाने के लिए किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए और ऐसे में एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो तुरंत दिल्ली पहुंच जाए। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, लेकिन थोड़ा पैसे से लाचार था, यानी उसके पास पैसे की थोड़ी कमी थी। उसने आते ही देखा कि जितने भी हुक्कामों, यानी जितने ही शासकीय अधिकारी हैं, सबके चेहरे पर एक परेशानी थी और कुछ लटके से चेहरे लिए हुए बैठे थे, कुछ उदास थे और कुछ जो है बदहवास, यानी बहुत ही चिंतित थे। इन सब की हालत देखकर उस कलाकार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि हाँ, नाक तो लग जाएगी, पर मुझे ये तो ज्ञात हो कि ये मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मूर्तिकार ने जो कुछ भी कहा था और सब एक दूसरे की तरफ देखकर यही कह रहे थे कि ये बताने की जिम्मेदारी, यानी मूर्तिकार के सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसी वो आपस में एक दूसरे की नज़रों से कह रहे थे। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। अब सभी जो है, सभी हुक्कामों ने, यानी शासकीय अधिकारियों ने एक
दूसरे की तरफ देखा और मूर्तिकार के प्रश्नों का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा वो आपसे आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए अपनी नज़रों से कह रहे थे। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि मूर्तिकार के सारे प्रश्नों का जवाब जो है मिल जाना चाहिए, और इसकी छानबीन करने का काम किसे दिया गया? उसी क्लर्क को दिया गया। पुरातत्व विभाग के जितने भी फाइल रखे हुए थे उसको खंगाला गया, उसको देखा गया कि उससे कुछ पता चले, मगर उससे भी कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, यानी मेरी गलती को माफ़ किया जाए, फाइलों में तो कुछ भी नहीं दिया गया है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। अब वो फिर सारे अधिकारी बहुत उदास हो जाते हैं। अब इसके लिए खास कमेटी बिठाई गई और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि जैसे भी हो काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब इस नाक को लगाने की जिम्मेदारी आप पर है। आप पर मतलब किस पर? उस कमेटी पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब सारे अधिकारियों को दुखी देखकर मूर्तिकार जो है मसला जो है हल कर देता। वो कहता है कि चिंतित कर होने की कोई बात नहीं, पत्थर की किस्म का ठीक पता अगर नहीं चलता तो मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ जाती है। सभापति ने चलते चलते बड़े गर्व के साथ, उस कमेटी का जो सभापति था, बड़े गर्व के साथ कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है, बस खोज करने की हमें ज़रूरत है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा और आने वाला हमारा ज़माना जो है बहुत ही खुशहाल होगा। ऐसा कौन कहता है? सभापति। ये छोटा सा भाषण फौरन जो है अखबारों में भी छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद वह हताश होकर, यानी बहुत ही मायूस होकर लौटता है। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर फिर खबर दिया कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर जरूर विदेशी है। मूर्तिकार सारे पहाड़ों, प्रदेशों, पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ता है और बड़े ही उदास होकर वापस लौटता है और कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना खोज डाला, लेकिन मुझे इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा कौन कहता है? सभापति। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रह जाता है। सहसा उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। किसकी आंखों में चमक आती है? मूर्तिकार की। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। मूर्तिकार जो है बहुत खुश होकर कहता है कि एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, ये बात जो है अखबार वालों तक नहीं पहुँचना चाहिए। सभापति की आंखों में फिर एक चमक आ जाती है और सब चपरासी को उसने हुक्म दिया कि कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में देवताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाड़ पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार क्या बताता है सबको? कहता है कि हमारे देश में भी कई महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई है, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो, और आप लोग ये ठीक समझे तो मैं यहाँ भारत में जितने महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई है उसमें से जो है, जो एक नाक
उतार कर ले आता हूँ जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से ले आना। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चिंतित चेहरे पर अचानक खुशी फैल जाती है और जो है उनको वो सभापति जो है उन सबसे धीरे से कहता है कि ठीक है, कोई भी महापुरुष की नाक जो है उतार कर ले आए और इसमें लगा दिया जाए, लेकिन बड़े होशियारी के साथ ले आना। और मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। जितने भी महापुरुष हमारे देश में थे, जैसे दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौवस जी, जहांगीर, इन सबके नाक उसने नापे कि वो जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती है कि नहीं। और वो एक राज्य से दूसरी राज्य की ओर जाता गया। गुजरात की ओर भागा तो वहाँ उसे गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी उसने नापा। बंगाल की ओर भी गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापजोख की उसने। और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों में के पास गया। घबराहट में मद्रास भी वो पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वो पंजाब पहुंच जाता है। ये सारे दौरे उसने क्यों किए थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए। हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं उनकी नाक उतारने वो गया हुआ था। पंजाब पहुंचता है। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचता है। उसने अपनी मुश्किल बयान की। अपनी मुश्किल को बताता है, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा मैं करके आया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके आया, सबकी मूर्तियाँ देखी, जितने भी महापुरुष हमारे यहाँ थे उनकी मूर्तियाँ देखी, सबकी नाकों को मैंने नाप भी लिया था, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक जो है बड़ी निकली। यानी हमारे देश के जितने भी महापुरुष थे उनकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से हमेशा ऊंची रही। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।